दोस्तों, इससे पहले हम बहुपद की प्रश्नावली जो 3.2 कर रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, तो इसके हमने पहले, दूसरे और तीसरे सवाल को देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के सवाल नंबर चौथे को करेंगे। जो आप देख पा रहे होंगे, प्रश्नावली 3.2 है और इसका सवाल नंबर चौथा लेंगे हम। तो चौथे सवाल में इसके हमें 4 प्रश्न दिए और चारों में हमसे ये पूछा है, वो कह रहा है कि इन समीकरणों को हल करना है और हल करने के बाद इनका जो हल है वो ग्राफीय विधि से निकालना है। तो पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसके हल हैं कितने, एक हल है, दो हैं, अनेक हैं, या कोई हल नहीं है, संगत है या असंगत है। उसके बाद संगत असंगत देखने के बाद फिर हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ विधि से हमें x और y के मान निकालने। तो आज इसी सवाल से हम शुरू करते हैं और सवाल नंबर है ये हमारा चौथे का पहला। तो चौथे का पहला सवाल हमें ऐसे दिया, इसको हम पहले इसका जो व्यापक समीकरण होता है उसके रूप का बनेंगे। तो x प्लस वाई, 5 को इधर लेंगे तो माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा और समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर हमें दूसरा दिया है, तो दूसरे में 2x प्लस 2y, 10 को इधर लेंगे तो माइनस का 10 बराबर हो जाएगा 0। अब आप ये सोच रहे होंगे हम इस 5 को इधर क्यों लाए हैं, इस 10 को इधर क्यों लाए हैं। तो इसको इसीलिए लाते हैं ताकि ये जो समीकरण है हमारा, ये व्यापक समीकरण के रूप का बन जाए, जिससे हमें इसकी तुलना करने पर कुछ आसानी हो जाए। तो उपर्युक्त समीकरण युग्म की यहाँ लिख लेंगे हम थोड़ा सा, उपर्युक्त समीकरण युग्म की रैखिक युग्म समीकरण, रैखिक युग्म समीकरण से तुलना। तो रैखिक युग्म समीकरण क्या होता है, तो वो आप जानते हैं, एक होता है हमारा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा होता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसकी तुलना हम बड़ी आसानी से करते हैं। तुलना आप किसी भी चीज़ की करें तो तुलना करने पर हम क्या करेंगे, हम इनमें से केवल जैसे हमें ये पहला समीकरण दिया है और ये दूसरा दिया है, तो पहले की तुलना हम इस पहले वाले से करेंगे और इस दूसरे वाले की तुलना इस दूसरे वाले से करेंगे। बस करना इतना है, इसके x और x को भूल जाइए, बाकी जो x का गुणांक होगा वो a1 का गुणांक हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा वो b1 का हो जाएगा, जो ये दिया है हमें वो c1 का हो जाएगा। तो ऐसे ही हम दूसरे वाले में करेंगे और ऐसे ही पहले वाले में करेंगे। तो देखिए फिर होगा क्या, आप देख पा रहे होंगे। तो a1 बराबर अगर हम यहाँ पर लिखें तो a1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, और b1 बराबर अगर हम देखें तो b1 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2, और c1 बराबर अगर हम देखें तो c1 बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए सॉरी ये गलत हो गया, ये मैंने दूसरे के लिख लिए। तो a1 बराबर भी 1 हो जाएगा और b1 बराबर भी 1 हो जाएगा और c1 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 5। ऐसे ही हम समीकरण 2 में देखेंगे, तो समीकरण 2 में हमारा a2 बराबर 2 आ जाएगा और v2 बराबर 2 आ जाएगा और c2 बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। ऐसे हम रैखिक युग्म समीकरण से तुलना कर लेते हैं। अब जो हमें प्रतिबंध दिया होता है, तो प्रतिबंध क्या होता है इनके संगत या असंगत होने का, तो प्रतिबंध होता है हमारा, तो वो हम जानते हैं a1 बटे a2 होता है और b1 बटे b2 होता है और c1 बटे c2 होता है। तो इसमें हम a1 की जगह a1 की वैल्यू को रखेंगे, b1 की जगह b1 की वैल्यू को, c1 की जगह c1 की, और a2 की जगह a2 की वैल्यू को रख लेंगे, b2 की जगह b2 की वैल्यू को रख लेंगे और c2 की जगह c2 की वैल्यू को रख। तो a1 और a2, तो देखिए a1 1 है और a2 2 है। ऐसे ही हम b1 देखेंगे तो b1 भी 1 है और b2 2 है, तो b1 भी 1 है और b2 2 है, बराबर c1 हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर माइनस का 5 है और c2 माइनस का 10 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी आ जाएगा हमारा 1/2। अब आप देख पा रहे होंगे तीनों के तीनों अनुपात हमारे बराबर हैं। तो जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हम कह देते हैं कि ये जो दोनों हमारे समीकरण दिए हैं ये एक दूसरे के समपाती होंगे। तो
कैसे होंगे ये? एक दूसरे के संपाती, और संपाती को हम संगत भी कहते हैं या संगत। तो चाहे हमसे वो संपाती पूछे चाहे वो संगत पूछे, हम आसानी से बता सकते हैं। और इसके हल कितने होंगे? तो हम ये भी जानते हैं कि जब संपाती या संगत है तो इसके अनेक हल होते हैं। इसके कितने हल होंगे? इसके अनेक हल होंगे, कोई एक हल नहीं होगा। तो अब हम इसका ग्राफीय रूप बनाते हैं, और आप ये भी जानते होंगे कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ को मैंने आपको बनाना सिखाया है पिछले इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 और 2 में। तो ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं। इसको x अक्ष की धन दिशा कहते हैं, इसको y अक्ष की धन दिशा, इसको x अक्ष की ऋण दिशा कहते हैं, और इसको y अक्ष की ऋण दिशा कहते हैं। और यहाँ पर जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जो 0,0 लेते हैं। अब हम इसी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को लेंगे, ऐसे इधर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हम कुछ दूरियों को ले लेंगे। अब आप ये मत कहना कि ये जो ग्राफ है हमारा वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं बन रहा। देखिए हम बोर्ड पे बना रहे हैं, ग्राफ की कॉपी होगी तो बिल्कुल सटीक आएगा। अब हमें चाहिए इस रेखा को वहां लगाने के लिए कि x का मान कितना। तो इससे पिछले के वीडियोस में मैंने जो है आपको सिखाया है कि कैसे हम सारणी एक बना लेते हैं, और सारणी बनाकर हम इनके मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब चूंकि हम इसमें एक ही सारणी बनाएंगे, एक सारणी क्यों बनाएंगे? एक सारणी हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों समीकरण जो है वो एक जैसे हैं। देखिए अगर इसे हम 2 से भाग दे दें तो ये x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0 बचेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों समीकरण हैं वो हमारे एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हम x के मान को x लिख लेंगे, और जब हम y का मान यहाँ से निकालेंगे तो देखिए y यहीं पर रह जाएगा ये वाला, और x इधर चला जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5 माइनस का x, इतना मान आ जाएगा। अब हम x का मान कितना माने? हमने मान लिया कि हम x का मान पहले अगर हम x की जगह अगर हम इसमें अगर x की जगह हम 5 रख लें तो देखिए फिर 5 और 5 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 हो जाएगा। अगर हम x का मान 0 रख लें तो y का मान आप देख पा रहे होंगे कि 5 हो जाएगा। अगर हम x का मान यहाँ पर माना 2 रख लें तो x का मान जब 2 रखेंगे तो 5 में से 2 गया 3, तो y का मान हो जाएगा हमारा 3। तो हम अधिकतम 3 ही वैल्यू को लेते हैं और इन्हें अब हम ग्राफ पे बना लेंगे। तो आप देख रहे होंगे x जब 5 है तो y 0 है, तो x जब 5 होगा तो y 0 होगा, मतलब बिल्कुल ये जो बिंदु है वो यहीं कहीं पर होगा। इसके बाद जब x 0 है तो y 5 है, तो जब हमारा x का मान 0 होगा तो y 5 होगा, एक बिंदु हमारा यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है हमारा जब x 2 होगा तो y 3 होगा, और जब x 2 होगा तो y 3 होगा हमारा, ये बिल्कुल यहीं कहीं पर आ जाएगा इसके ऐसे। अब समीकरण को हम ऐसे रेखा को खींच लेंगे तो ये हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा, ये ऐसे जा रहा है। अब चूंकि दोनों एक जैसे हैं तो जब दूसरा बनेगा तो वो दूसरा वाला भी हमारा बिल्कुल इसी पे आ जाएगा, यही बिंदु होंगे, और इस बिंदु को हम मान लेंगे 2,3 जो हमें दिया है। तो आप जिसे चाहें, वैसे तो इसके अनेक हल हैं, तो अनेकों हल में से आप तो चाहें तो 0,5 को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5,0 बिंदु आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है वो हमारा 0,5 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसके बहुत सारे हल हैं। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि दो समीकरणों के युग्म जब हमारे संगत होते हैं या अनेक हल होते हैं तो उनके हल भी अनेक होते हैं, और ऐसी रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होती है, मतलब रेखा के ऊपर रेखा होती है। तो ये सवाल आपने देख लिया होगा और ये सवाल आपने लिख लिया होगा। अब हम इसे साफ करते हैं और अब हम इसके अगले सवाल को लेंगे। तो अगला सवाल क्या है, आइए वो देखते हैं। तो सवाल नंबर इसी का है हमारा, और जो सवाल नंबर हमें दिया गया है चौथे का, वो इस बार दिया है x माइनस का y बराबर 8। पहला हमें दिया है चौथे का दूसरा सवाल x माइनस y बराबर 8। अब मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हम इधर ले आते हैं। तो x माइनस y माइनस का 8 बराबर 0, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमें दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसमें 16 को हम जब इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा फिर हमारा, देखिए
3x माइनस का 3y और माइनस का 16 बराबर 0, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों हमारे रैखिक युग्म समीकरण बन चुके हैं। अब हम इन दोनों समीकरण युग्मों की तुलना हम रैखिक समीकरण युग्म से कर लेंगे। तो दोनों समीकरणों की तुलना ऐसे यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं, दोनों समीकरण की तुलना रैखिक युग्म समीकरण से करने पर, रैखिक युग्म समीकरण। अब समीकरण कौन कौन से होते हैं हमारे? एक होता है a1x b1 बाई c1 बराबर 0, दूसरा होता है a2x b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो ऊपर के जो दो समीकरण दिए गए हैं इनकी हम तुलना इन दोनों समीकरण से जब करेंगे, जैसा हमने अभी पिछले सवाल में तुलना की थी, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखिए a1x है, पहले में x, तो x और x को भूल जाइए, यहाँ पर x का गुणांक 1 होगा, तो a1 बराबर हमारा 1 आ जाएगा, और v1 बराबर भी हमारा -1 आ जाएगा, और c1 बराबर आप देख पा रहे होंगे -8 हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे a2 बराबर, तो x a2, और ये दूसरा समीकरण है, तो a2 की जगह यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा, और b2 में आप देख पा रहे होंगे बाई को छोड़ दीजिए तो -3 है, -3 हो जाएगा, और c2 की जगह -16 है तो -16 ले लेंगे। अब जो प्रतिबंध, हम जानते हैं प्रतिबंध क्या होता है, तो उसी प्रतिबंध को लिखेंगे हम। अनुपातिक प्रतिबंध जो होता है a1 बटे e2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब a1 की जगह a1 के मान को रखेंगे और b1 की जगह b1 के मान को रखेंगे। तो a1 1 है तो a2 3 है, तो a1 1 और a2 3। ऐसे ही हमारा v1 -1 है तो v2 -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, बराबर c2 हमारा c1 माइनस का 8 है तो c2 माइनस का 16 है, माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये 1/3 बराबर 1/3 बराबर आ जाएगा 1/2। आप देख पा रहे होंगे ये तो बराबर है लेकिन इसके ये बाद वाला बराबर नहीं है, तो हम क्या देते हैं कि चूंकि b1 बटे b2 हमारा बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, और जब ये प्रतिबंध होता है, मैंने आपको कई सवालों में बताया कि जब हमारा b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, तो ऐसे जो समीकरण होते हैं वो या रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है, तो ये हमारा समांतर हो जाएगा और समीकरण हो जाएगा हमारा असंगत, और इसका जो है कोई हल नहीं होता है, ये भी मैंने आपको बताया। ऐसी रेखाओं में कोई हल नहीं होता है क्योंकि जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है, तो ऐसी रेखाओं में कोई हल नहीं होता है। तो इस दूसरे सवाल को हम कहीं तक करके छोड़ देंगे, इसका ग्राफ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई हल है ही नहीं। आप चाहें तो ग्राफ बना भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपको ऐसे ही वीडियोस और देते रहेंगे, तो हमारे चैनल पे बने रहिए और बिल्कुल अध्यायवार ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल स्लो मेथड में पढ़ेंगे। तो आज हमने चौथे के 2 सवाल कर लिए हैं और बाकी 2 सवाल इसके हम कल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।